विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स प्रकरण 5 में आय और खर्च की संकल्पना का अभ्यास हम करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र में इस प्रकरण में अध्ययन में हमें दो चीज़ का यहाँ पर ख्याल प्राप्त करना है। एक तो है रेवेन्यू आवक और दूसरा है कॉस्ट खर्च। तो आय और खर्च की संकल्पना हमको यहाँ समझना है, या उनकी व्याख्या या उनकी परिभाषा जानना है, या उनका ख्याल प्राप्त करना है। क्योंकि किसी भी पीढ़ी में या किसी भी इकाई में अगर उसका लाभ जानना है, उसकी स्थिति जानना है, जैसा कि हम अकाउंटिंग में सीखते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी आय और खर्च दोनों की तुलना करनी होती है। अगर आय अधिक है तो लाभ होता है, मुनाफा होता है, और आय कम होती है तो नुकसान होता है। तो ये चीज़ हम कॉमर्स के स्टूडेंट के रूप में हम अकाउंटिंग में इस चीज़ को जानते हैं। तो वही जो है चैप्टर 5 के अंदर आपको आय और खर्च की संकल्पना सीखना है। तो यहाँ देखें कि आर्थिक विश्लेषण में पीढ़ी की खर्च और आय की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आर्थिक विश्लेषण यानी कि पीढ़ी का लाभ, पीढ़ी की हानि, पीढ़ी की आर्थिक स्थिति, वो सब जो भी जानना हो, बराबर एक अकाउंट के या अकाउंटिंग के दृष्टि से जानना हो, तो उसमें हमको खर्च भी जानना चाहिए और उसका आय भी जानना चाहिए। उसके बाद है आय और व्यय की संकल्पना सामान्य उत्पादन का स्तर निश्चित करते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवक उत्पन्न करना या लाभ करना चाहते हों तो हमें खर्च में कटौती करनी होगी और आय में हमको बढ़ोतरी करनी होगी। तो हमारे यहाँ क्या होगा कि पीढ़ी का जो है स्तर हमारा या उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। अब इसमें कुछ ख्याल दिए गए हैं। जैसे पहला है कि पीढ़ी को अपनी वस्तु निश्चित करने में मदद मिलती है। अगर आय खर्च की संकल्पना को ध्यान में रखा जाए तो पीढ़ी को क्या है कि अपनी वस्तु की कीमत निश्चित करना, या वस्तु कैसे बेचना, बाजार में कैसे वस्तु में स्पर्धा में टिके रहना, ये सब जानकारी के लिए उसको खर्च का ज्ञान जरूरी है। तो यानी क्या खर्च हो रहा है उसको अभ्यास जरूरी है। उसके बाद है लाभ महत्तम करना। अगर पीढ़ी को अपना लाभ बढ़ाना है तो फिर खर्च का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो खर्च में कटौती करके अपने लाभ को बढ़ा सके, महत्तम कर सके, अधिक से अधिक आय प्राप्त करे और कम से कम खर्च करे, तो क्या होगा, लाभ महत्तम हो जाएगा। तो यहाँ भी खर्च की संकल्पना की आवश्यकता है। उसके बाद आता है सीमांत खर्च, जो आप आगे सीखेंगे इसके बारे में। तो सीमांत खर्च ये जो है किसी भी महत्तम लाभ को समझने के लिए सीमांत खर्च आवश्यक है। तो सीमांत खर्च के आधार पर भी हम महत्तम लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद चौथा मुद्दा है कि पीढ़ी का व्यवहार। अब पीढ़ी के व्यवहार के अंतर्गत आप बताएंगे कि एक जैसी उत्पादन करने वाली कई संस्थाएं हैं। आपको एग्जाम्पल देना हो तो जैसे आप एक मोबाइल फोन की कंपनी ले लीजिए, तो मोबाइल फोन के अंतर्गत सैमसंग कंपनी है, जैसे नोकिया है, या एप्पल कंपनी है, ओप्पो कंपनी है, ऐसे तमाम कंपनियां हैं। तो कोई भी एक कंपनी है तो दूसरी कंपनी पर नजर रखती है वो, कि दूसरी कंपनी क्या करना चाहती है, अपनी वस्तु में क्या क्या वह सुधार ला रही है, इम्प्रूवमेंट कर रही है, या अपनी कीमत में क्या क्या इम्प्रूवमेंट या क्या क्या परिवर्तन करना चाहती है। तो वह कंपनी दूसरी कंपनी पर नजर बना के रखती है ताकि कंपटीशन में उसके सामने वह टिकी रहे। तो इस वजह से जो है पीढ़ी का व्यवहार समझना भी ये खर्च का, या इसके लिए खर्च की जानकारी प्राप्त करना भी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। उसके बाद है साधनों का निवेश। कोई भी पीढ़ी होगी अपने यहाँ उत्पादन के साधनों का निवेश कैसे करे, उसके बारे में जानकारी उसको प्राप्त करना होता है। कितने लोगों को अपने यहाँ रोजगारी दे, काम पर, नौकरी पर रखे, कितना उत्पादन करे, कितना पूंजी निवेश करे, ये संबंधी निर्णय लेने भी खर्च में भी खर्च का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि बिना खर्च के ये सब काम नहीं हो सकता है। तो खर्च को समझने के लिए आपको ये भी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद आता है वैकल्पिक खर्च। आगे हम इसके बारे में अभ्यास करेंगे।
तो कोई भी उत्पादन का साधन है, कोई भी जो है संकल्पना है, उसके बारे में आप समझोगे तो उसके लिए वैकल्पिक उपयोग होता है। तो साथ साथ में वैकल्पिक खर्च, तो वैकल्पिक खर्च की संकल्पना जो है ये साधनों के वैकल्पिक उपयोग और संचालकीय अर्थशास्त्र में उपयोगी है। फिर आता है मुद्रा की है। अब में जैसे अकाउंटिंग लिखते हैं तो उसके अंदर जनरल एंट्री होती है, तो जनरल एंट्री के लिए क्या होना चाहिए, रुपए में होता है वो। तो मुद्रा की खर्च यानी रुपए में खर्च, तो इसका अभ्यास भी होना चाहिए कि रुपए में कितने प्रमाण में खर्च का प्रमाण है। तो इस तरह खर्च जो है ये पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक है, आप इन 7 मुद्दे पर से देख सकते हैं। अगला टॉपिक हम सीख रहे हैं खर्च की विविध संकल्पनाएं। अब खर्च की संकल्पनाओं में पहला आता है वास्तविक खर्च। वास्तविक खर्च के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत में इसको प्रशिष्ट अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में ख्याल प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर श्रम और जमीन को ही महत्व दिया गया था। तो उन्होंने श्रम और इसको मूल साधन के रूप में लिया था जमीन को, लेकिन बाद में युग आधुनिक परिवर्तन या आधुनिक युग के अंदर पूंजी लगाने वाले नियोजन करने वाले वर्ग की दृष्टि भी इसका विचार किया जाने लगा। और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक, उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक हैं, नियोजक हैं, पूंजीपति हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपना शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं। जैसे श्रम है तो मेहनत करता है, परिश्रम करके अपने शरीर को कष्ट देता है। उसी तरह नियोजक जो है वह पूंजी लगाता है, साथ साथ में अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ता है, उसको टेंशन भी होता है, बराबर। तो इस तरह वह मानसिक रूप से उसको हर चीज को विचार करना पड़ता है, या मानसिक रूप से वह कई बार थकान महसूस करता है, बराबर। तो इस तरह कष्ट होता। पूंजीपति है, पैसा लगा करके अपने बचत को बढ़ाता है, कटौती अपने उपभोग में कटौती कर करके या कष्ट सह करके भी वह पूंजी को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उत्पादन से, ये सभी लोग चिंता, असलामती, अनिश्चितता का सामना करते हैं और शारीरिक कष्ट का सामना करते हैं, ऐसा प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, जो वस्तु के उत्पादन का वास्तविक खर्च माना जाता है। तो मार्शल कहते हैं कि ये उत्पादन का वास्तविक खर्च है। अब वास्तविक खर्च को मुद्रा स्वरूप में दर्शाया नहीं जा सकता है, किसको कितना कष्ट हो रहा है उसको हम मुद्रा में कैसे दर्शाएंगे, या किसको कितना मानसिक तनाव है उसको हम कैसे मुद्रा में जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या होती है। तो प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार उत्पादन के साधन के इस वास्तविक खर्च का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए वेतन दिया जाता है। किसको वेतन देते हैं? श्रमिक को। पूंजी के मालिक को ब्याज दिया जाता है, नियोजक को लाभ मिलता है। तो इस तरह से उनको मुआवजा चुकाते हैं ताकि उनको इस कष्ट का मुआवजा का सामना या मुआवजा मिल सके। अब आता है कि वास्तविक खर्च जो एक ऐसा खर्च है, अवित्तीय खर्च है, तो इसको हम पैसे में मापना, इसको या मुद्रा में मापना मुश्किल है। तो इसकी कठिनाइयां भी हैं। वास्तविक खर्च में थकान, अरुचि, कष्ट, त्याग, चिंता आदि का समावेश होता है। यह मनोवैज्ञानिक या आत्मलक्षी विषय है जिसे मापना मुश्किल है। तो औद्योगिक इकाइयों में से निकलने वाला धुआं, अब आप विचार करिए, कहीं कारखाना कंपनी हो, बगल में सोसाइटी हो, रहने वाले लोग हों, तो आसपास में जो धुआं उठेगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। अब यह विपरीत असर का मुख्य कारण क्या है? वो कारखाना जहां से धुआं निकल रहा है। तो सामाजिक दृष्टि से वो कैसा खर्च हुआ कि सामाजिक खर्च उस पीढ़ी के लिए है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो है वास्तविक खर्च जो है मापने में अनेक परेशानियां या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है वैकल्पिक खर्च। अब वैकल्पिक खर्च की अगर बात करें तो वैकल्पिक खर्च का यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन शब्द है। तो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने पहले इसका जो है अध्ययन किया था, प्रस्तुत किया था, किंतु उसे व्यवस्थित रूप से प्रोफेसर मार्शल ने उसको प्रस्तुत किया। उत्पादन के साधन में एक से अधिक वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। तो यहाँ दिया है कि उत्पादन के साधनों को किसी एक कार्य में लगाया जाए तो उस साधन के श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है। जिस श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है उसे वैकल्पिक खर्च के रूप में माना जाता है। इसको अगर उदाहरण से समझे
तो एक जमीन है या जमीन का टुकड़ा है, उस पर मकान बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कारखाना बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सारे विकल्प हैं। अब उस विकल्प में मान लो कि खेती के रूप में उसको पसंद किया गया, तो जब खेती के रूप में उसको हम पसंद करेंगे, तो खेती के रूप में पसंद करने पर मान लो वहां पर दो फसल है, एक गेहूं का और दूसरा चावल का उत्पादन हो सकता है। अब अगर उस जमीन पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो मान लो 2 लाख रुपया प्राप्त होता है, लेकिन चावल अगर उस पर उत्पन्न किया जाए तो 3.5 लाख रुपया प्राप्त होता है, ऐसा मान लिया जाए। तो किसान जो है वो तार्किक रूप से विचार करेगा कि इसमें गेहूं की अपेक्षा चावल उत्पादन करे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि गेहूं में तो 2 लाख ही मिल रहा है, लेकिन चावल में कितना मिल रहा है? 3.5 लाख मिल रहा है। तो उसको चावल जो है उत्पादन करना जो है अधिक लाभकर दिखाई देगा। अब किसान जो है चावल के उत्पादन करके 3.5 लाख रुपया प्राप्त करेगा, जबकि गेहूं का जब अगर उत्पादन करता तो 2 लाख का वो त्याग कर रहा है। 3.5 लाख के सामने किसका त्याग कर रहा है? वो 2 लाख का त्याग करता है। तो त्याग किए गए 2 लाख रुपया गेहूं का उत्पादन 3.5 लाख रुपया के चावल का क्या है? वो वैकल्पिक खर्च माना जाएगा। तो इस तरह वैकल्पिक खर्च यानी एक श्रेष्ठ विकल्प को छोड़ देना, तो उसे कहते हैं वैकल्पिक खर्च। अब वैकल्पिक खर्च में भी मापने में कठिनाइयां हैं। जैसे अमुक साधन है, उनका एक ही उपयोग है, तो जब एक ही उपयोग है तो फिर उन साधन का वैकल्पिक खर्च कैसे मापा जाए? जैसे कि घास के मैदान, जहां पर घास के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसका विकल्प ही नहीं कोई है, तो वैकल्पिक खर्च का प्रश्न उठता नहीं है। उसी तरह बेरोजगार व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति, उसके पास कोई काम नहीं है, तो कोई विकल्प नहीं है, तो फिर वहां भी यही प्रश्न खड़ा होता है कि एक उपयोग वाले साधन में वैकल्पिक खर्च का मापन कैसे किया जाए। दूसरा आता है विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन। अब विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन है तो ऐसे जैसे कि कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो साधन होते हैं उनका मुआवजा उनके वैकल्पिक खर्च के आधार पर नहीं होता है, परंतु उनके मांग के या साधनों की मांग के आधार पर निश्चित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी डिमांड है, मांग है, तो ठीक है, अगर मांग नहीं है तो फिर वहां वैकल्पिक खर्च का प्रश्न उठेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं मुद्राकीय खर्च के रूप में। तो मुद्राकीय खर्च में आर्थिक विश्लेषण, उत्पादन का निर्णय, कीमत निर्धारण, ये सब मुद्राकीय खर्च का ख्याल उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक खर्च और वैकल्पिक खर्च का ख्याल में अनेक मर्यादाएं हैं, इसलिए व्यवहार में इसका व्यापक उपयोग संभव नहीं है। उत्पादन खर्च को मुद्रा में दर्शाया जाता है, यानी ये वो पैसे या रुपए में दर्शाया जाता है, इसलिए मुद्राकीय खर्च का ख्याल उपयोगी है। महत्तम लाभ का उद्देश्य रखने वाले उत्पादक कम खर्च पर उत्पादन करके उस वस्तु को विक्रय में से प्राप्त आय को महत्तम करने का प्रयास करता रहता है, यानी अपनी आवक खर्च में कटौती करता है, आवक में वृद्धि करने का प्रयास करता रहता है। इस तरह उत्पादन खर्च को मुद्रा में दर्शाया जाता है। इस प्रकार उत्पादन में मुद्रा के स्वरूप में जो खर्च होता है उसे मुद्राकीय खर्च कहा जाता है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि 2 प्रकार से कम अवधि और लंबी अवधि। तो कम अवधि के बारे में क्या समझेंगे? तो कम अवधि इसको कहते हैं कि जिसमें पीढ़ी के कद में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपको पता है कि कोई भी इकाई, कोई भी संस्था में अगर आप थोड़े समय में उसमें परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन चाहे तो नहीं हो सकता है। तो जब बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है तो उसको बोलते हैं कम अवधि, समय की दृष्टि से। अब इसमें क्या होता है, स्थिर संपत्तियां हैं, जैसे साधन है या यंत्र है, मकान है, इनमें परिवर्तन अशक्य है, मुश्किल है, क्योंकि समय थोड़ा है तो थोड़े समय में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अस्थिर साधन जो है उनमें परिवर्तन हो सकता है, जैसे बिजली का खर्च है, कच्चा माल है, श्रमिक का वेतन है, इनमें छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि खर्च में कटौती करना हो तो खर्च कम करना पड़ेगा। तो इस तरह इनमें परिवर्तन कम अवधि में किया जा सकता है। अब आता है लंबी अवधि। लंबी अवधि में क्या होता है, एक समय का पूरा प्रमाण मिल जाता है। इस वजह पीढ़ी के कद में परिवर्तन पूरी तरह से शक्य है और इसमें सभी प्रकार के साधन में परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो स्थिर साधन हो
चाहे वो अस्थिर साधन हो, क्योंकि इसमें समय का पूरा गैप मिलता है और समय के गैप की वजह से या समय प्राप्त होने की वजह से परिवर्तन शक्य है। तो कम अवधि में परिवर्तन शक्य नहीं है और लंबी अवधि में परिवर्तन शक्य है। अब इसको हम खर्च की दृष्टि से इसका हम वर्गीकरण समझेंगे। तो इसका वर्गीकरण आप देखेंगे तो इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ देखिए उत्पादन खर्च का वर्गीकरण। उत्पादन खर्च के वर्गीकरण में इसमें हमने कम अवधि का उत्पादन खर्च लिया जिसको कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो और दूसरा है लंबी अवधि का उत्पादन खर्च जिसको कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन। अब शॉर्ट रन में क्या है कि स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च दो हैं। आपने देखा आगे कि अस्थिर खर्च में तो परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन स्थिर खर्च में परिवर्तन हो सकता है शॉर्ट रन में। अब स्थिर खर्च है फिक्स्ड कॉस्ट, उसका अगर हम इसमें परिवर्तन लेंगे, उसके अंदर प्रकार बताएंगे तो क्या बता सकते हैं, औसत स्थिर खर्च या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम निकाल सकते हैं। और उसी तरह से अस्थिर खर्च में भी हम औसत अस्थिर खर्च निकाल सकते हैं इसके अंदर। और लंबी अवधि में तो उत्पादन खर्च में परिवर्तन होना नहीं है, पूरी तरह से परिवर्तन होना है, तो लंबी अवधि का उत्पादन खर्च में हम लॉन्ग रन में कोई प्रकार यहाँ नहीं बताते हैं। अब इस वर्गीकरण के साथ साथ थोड़े सूत्र हैं या फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम आगे प्रश्नों को समझेंगे। तो देख लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। जैसे कुल खर्च कैसे निकाला जाता है, तो स्थिर खर्च में अस्थिर खर्च जोड़ दो, यानी स्थिर खर्च प्लस अस्थिर खर्च बराबर क्या होता है, कुल खर्च। उसी तरह से दूसरा है औसत स्थिर खर्च, तो औसत स्थिर खर्च बराबर होता है स्थिर खर्च और बटे में उत्पादन की इकाइयां का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, औसत स्थिर खर्च मिल जाएगा। फिर उसके बाद है औसत अस्थिर खर्च, तो औसत अस्थिर खर्च में अस्थिर खर्च बटे में उत्पादन की इकाइयां, यानी इसमें भाग देंगे तो आपको ये मिल जाएगा औसत अस्थिर खर्च। और अंत में एक सूत्र है औसत खर्च या औसत कुल खर्च बराबर कुल खर्च बटे में उत्पादन की इकाइयां। तो इस तरह से आप देखें यह फॉर्मूला जिसके आगे हम आधार पर आगे गिनेंगे या इनकी जो है आकृतियां या इसकी सारणी बनाएंगे तो उसमें आपको काम आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस टॉपिक के अंतर्गत हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, आय और खर्च की संकल्पना का, उसके साथ साथ हमने वास्तविक खर्च देखा, वैकल्पिक खर्च देखा और उसके बाद मुद्रा की खर्च देखा और समय के आधार पर कम अवधि और लंबी अवधि के उत्पादन के खर्च हमने देखे। और अगले वीडियो में हम आगे स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च के बारे में आगे चर्चा करेंगे और उनकी आकृतियों और सारणियों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप जो है ये मुद्दे जो हैं अच्छी तरह से पढ़ करके और फॉर्मूला वगैरह देख करके इसको तैयार करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।